नमस्कार। न्यूज़ लाइन में आप सबों का स्वागत है। एक बार फिर आप सबों के बीच हम हाजिर हुए हैं एक नए कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा। विगत वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जैक बोर्ड के द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित की जा रही है और परीक्षा 11 फरवरी से शुरुआत हो जाएगी और लगभग 1 महीने तक परीक्षा चलेगी। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए जो परीक्षा देंगे उन सबों को शुभकामनाएं कि आपका परिणाम बेहतर हो और आप अच्छे तरीके से परीक्षा दें। लेकिन इस परीक्षा को हम कैसे दें, परीक्षा में हम साल भर पढ़ाई किए और क्या कुछ पढ़े उसका अब कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आपने जो पढ़ा है अब तक अब उसी के आधार पर आपको परीक्षा देना है। लेकिन अब इसके बीच में आपको स्ट्रैटेजी चुननी है, किस तरीके से आपकी रणनीति क्या होगी और आप अपने रणनीति के अनुसार जो कम भी पढ़े हैं वो भी बच्चे लास्ट टाइम में अच्छा कर जाते हैं। जो बच्चे साल भर नहीं भी पढ़ पाते हैं लेकिन परीक्षा के समय ऐसा ध्यान देते हैं जो उनका भी परिणाम काफ़ी बेहतर होता है जो सालों भर पढ़ते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर हमारे साथ सभी विषयों के एक्सपर्ट जुटेंगे और मैं उनसे बातचीत करूंगा। एक्सपर्ट की राय आपको बताऊंगा कि एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमें तैयारी अब परीक्षा के अंतिम क्षण में करनी है। हमारे साथ मधुपुर का सबसे खासा आप जान रहे होंगे इंस्पायर क्लासेस में मैं अभी हूं और इंस्पायर क्लासेस के जो निदेशक हैं भूमन्यु सौरभ जी विगत कई वर्षों से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और यह मधुपुर का एक ऐसा कोचिंग संस्थान है जहां पर बच्चों को बिल्कुल ही काफ़ी कम संसाधन में इन्हें शिक्षा दीक्षा दी जा रही है और अपने मेहनत के बल पर यह अच्छा मुकाम हासिल किए हैं। आप अगर संसाधन की बात करेंगे तो मैं चाहूँगा कि दिखाएं, इनकी क्लासरूम को ज़रा दिखाएं कि बिल्कुल ही कोई हाईटेक क्लासरूम नहीं है, ना यहाँ एसी है ना वैसे चेयर्स हैं जहाँ बच्चों को काफ़ी सुविधा हो, लेकिन यही कम संसाधन में ये बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं और लगातार नए इनोवेटिव कार्य कर रहे हैं। इनोवेटिव का मतलब यह है बच्चों को देना। आप देख सकते हैं जैसे मेरे पीछे लगा हुआ है मधुपुर में काफ़ी कम ही कोचिंग सेंटर्स में ऐसे एलईडी स्क्रीन होंगे जिस पर ये बच्चों को पढ़ाते हैं और एक नया मुकाम इन्होंने हासिल यह भी किया है कि अब बच्चों को एक नया इंस्पायर क्लासेस का ऐप भी इन्होंने बनाया है जो कि अब मधुपुर के बच्चे के साथ साथ अब बाहर की भी बच्चे इनकी कक्षाएं कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, ऐप के माध्यम। तो सबसे पहले भूमन्यु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ लाइन में और सबसे पहले बधाई कि आप लगातार नया काम कर रहे हैं और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत की कैसे तैयारी करें बच्चे और क्या कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ लाइन टीम को बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि इन्होंने पिछले वर्ष भी इस तरह के प्रोग्राम को बच्चों के बीच, हमारे मधुपुर के क्षेत्र के बच्चों के बीच इस तरह के प्रोग्राम को लाया और बच्चों का बहुत ही अच्छा फीडबैक आया। इससे बहुत अच्छे बच्चों को बहुत इससे फ़ायदा हुआ। तो अब जो है जैसा कि 14 तारीख से जैक बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और 17 तारीख से जो है सीबीएसई का जो है बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो ये परीक्षा का जो अंतराल है वो बहुत कम समय बचा हुआ है, 1 या 2 सप्ताह का समय ही बचा हुआ है। तो जो अंतिम समय जो है परीक्षा में, अंतिम समय का जो तैयारी है, अंतिम समय में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत बेनिफिट करते हैं उस एग्ज़ाम में। तो इसी के लिए जो है क्या क्या स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें क्या क्या स्ट्रैटेजी, उसके बारे में जो आज हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी में सबसे पहले बच्चों को एक हेल्दी स्ट्रैटेजी जो है अपनाना चाहिए। अगर बात करें तो सबसे पहले जो है बच्चे को क्या होता है कि सिलेबस और उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में बच्चे को जो है अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि पिछले सालों में देखा गया तो बहुत सारे सिलेबस का रिडक्शन हुआ है, बहुत सारे सिलेबस को वो जो है वो हटाया गया है। तो अगर सिलेबस को अगर देखें तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बच्चे को तैयारी करना चाहिए। उसके बाद जो है बुक्स, अगर बुक्स की बात करें तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स में जो है वो फोकस करना चाहिए बच्चे को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि रेफरेंस बुक का यूज ज़्यादा करते हैं। तो रेफरेंस बुक में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई और जैक का जो सिलेबस है उस सिलेबस से टॉपिक रिड्यूस हो गया और रिडक्शन वाला टॉपिक बच्चे पढ़ रहे हैं और जो एग्जाम में नहीं आना है उसमें जो है वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए बच्चे को ये चाहिए कि एनसीईआरटी पर फोकस करें, एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक को फोकस करें। उसके बाद जो पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन
पे वो जो फोकस करें, पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करें, साथ ही साथ जो है ये हाई स्कोरिंग सेक्शन जितना भी है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें। अगर हाई स्कोरिंग सेक्शन की अगर बात करें, हम लोग हाई स्कोरिंग सेक्शन की बात करें, तो हाई स्कोरिंग सेक्शन में अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, चूंकि मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का फैकल्टी हूँ, तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करूँगा। सॉल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, P&D ब्लॉक, ये सब जो टॉपिक है, ये टॉपिक का मार्क्स बाय वेटेज यहाँ पर दिया है। तो बच्चे को ये चाहिए कि मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है जिसमें ज़्यादा वेटेज है वो ज़्यादा वेटेज वाले पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दे, ठीक है ना। और इधर फिजिक्स वाला टॉपिक हो गया, तो फिजिक्स वाले पर मैं देख सकता हूँ फिजिक्स में जो वेटेज, यहाँ मार्क्स का वेटेज जो है वो दिया हुआ है। सिलेबस बच्चे को पता होगा, सिलेबस देख चुके होंगे बच्चे, तो वो वेटेज के अकॉर्डिंग जिसमें ज़्यादा मार्क्स आ रहा है उस पर वो ध्यान दे। साथ ही साथ वो जो है क्विक रिवीजन, जैसा कि क्लास नोट्स जो अपना जो हैंड रिटन या शॉर्ट नोट्स रहता है उसका यूज बच्चे कर सकते हैं, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा एग्जाम में, शॉर्ट रिवीजन के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बच्चे को करता है, ठीक। तो उसके बाद अधिकतर बच्चे जो है मॉक टेस्ट से डरते हैं, मॉक टेस्ट जरूर से जरूर लगाएं। ये स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करे बच्चे तो निश्चित तौर पर उसे 90+ जो स्कोर वो बच्चे कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट देने के बाद, मॉक टेस्ट से ये फायदा होता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद टेस्ट दिए और टेस्ट देने के बाद जो सेक्शन पे उसे डाउट है, जो सेक्शन में वो फंस रहे हैं, उसका वो जो है वीक पॉइंट जितना भी उसको जो मजबूत कर सकते हैं। तो हम लोग, मैं ये मानता हूं कि मॉक टेस्ट जो है वो मॉक टेस्ट एक बच्चे का दर्पण के जैसा काम करता है, एक आईना के जैसा काम करता है, कि जो गलती, जो खामी आपका है, वो खामियां को आप उससे मॉक टेस्ट से जानकर उससे दूर कर सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद जो है वो रेगुलरली पढ़े तो ठीक है, उसके साथ साथ उसका ज्यादा रिवीजन भी करे। तो रिवीजन करने से जो है बच्चे को वो मेंटली प्रिपेयर होंगे, कैसे एग्जाम में लिखना है, कैसे उसका टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है हेल्दी रूटीन को फॉलो करे। तो ये स्ट्रेटेजी था बच्चे को कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करे वो, ठीक। तो अब जो है, अब मैं आगे बढ़ूं तो इसमें मैं देख सकता हूं कि केमिस्ट्री में कैसे वो अपना प्रिपरेशन जारी रखे और कैसे वो अभी का जो समय है, कम समय में कैसे अच्छा से ज़्यादा स्कोरिंग करे। तो अगर सिलेबस की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि वेटेज के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ना है। उसके बाद जो है वो कंसेप्ट पर ध्यान देना है। बच्चे क्या करते हैं कि रट लेते हैं, केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्शन रट लिया, तो रिएक्शन रटने से ज़्यादा जो है वो कंसेप्ट पर ध्यान देना है उसे, ठीक है ना। पीवाईक्यू लगाना है और मॉडल पेपर पर ध्यान देना है। जो भी मॉडल पेपर से ये होगा कि जो पैटर्न एग्जाम में आना है वो पैटर्न पता चलेगा और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग बच्चे तैयारी करके जाएंगे और एग्जाम में लिख करके आएंगे, ठीक। तो उसके बाद जो है सेट बच्चे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। ये मैं अभी जो शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम है वो शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम में क्या करें उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो सेट प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट को लगाना है बच्चे को। अब अगर देखा जाए तो इसमें ये बच्चे कर सकते हैं कि जितना भी चैप्टर अगर है, मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में 3 सेक्शन बटा हुआ है। केमिस्ट्री में 3 सेक्शन बटा हुआ है। 3 सेक्शन में पहला सेक्शन हमारे पास होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा सेक्शन हमारे पास होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा सेक्शन हमारे पास होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री पहले क्या था, पहले बहुत सारे सिलेबस था, बहुत सारा सिलेबस में बहुत सारा टॉपिक चैप्टर्स था। अब इस 2 साल से ये चैप्टर, बहुत सारा चैप्टर रिड्यूस हुआ है। तो रिड्यूस होने से फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर बचा, इनऑर्गेनिक में 5 चैप्टर है और इनऑर्गेनिक में हमारा क्या हो गया, 2 चैप्टर ही है, ठीक है ना। तो क्या है कि ये केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्कोरिंग अब हो गया है, पहले भी स्कोरिंग था, अब और ज्यादा स्कोरिंग हो गया क्योंकि बहुत कम सिलेबस है, बहुत ही कम सिलेबस से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं बारी बारी से फिजिकल के बारे में, ऑर्गेनिक के बारे में और इनऑर्गेनिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो है फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल में 3 चैप्टर है, एक सॉल्यूशन हो गया, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया और एक हमारा केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ठीक है ना। तो क्या है कि सब में क्या करना है, देखो सब में ये करना है कि जितने भी 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर का जितना भी प्रिंसिपल है, जितना भी लॉ है, उन सभी को एक जगह इकट्ठा कर ले, ठीक है ना। एक जगह इकट्ठा कर ले, जैसे राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ, कोलराउज लॉ, फैराडे लॉ, नर्न्स्ट इक्वेशन, अर्न्स्ट इक्वेशन, ये सब जो है जितना भी सबको इकट्ठा कर ले और इन सभी को प्रैक्टिस कर। इन सब से क्या होगा कि एक क्वेश्चन आना ही आना फिक्स है, आना फिक्स है। तो 3 से 5 मार्क्स हमारा यहाँ कवर हो गया। उसके बाद न्यूमेरिकल सेक्शन, चूंकि फिजिकल में न्यूमेरिकल ज्यादा जो है वेटेज देता है, ज्यादा पूछा जाता है। तो क्या है न्यूमेरिकल्स में अगर बात करें तो न्यूमेरिकल फॉर्मूला और कंसेप्ट का खेल है। अगर बच्चे को फॉर्मूला
और कंसेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल अच्छे से हो जाएगा। बच्चे अधिकतर यहाँ पर ये गलती करते हैं कि उनको कंसेप्ट का ज्ञान नहीं है, वो कंसेप्ट उसको कमजोर है, फॉर्मूला नहीं पढ़े हुए हैं और न्यूमेरिकल बनाने बैठ जाते हैं। इससे ये होता है कि न्यूमेरिकल में फंसते हैं, और न्यूमेरिकल में फंसते हैं, न्यूमेरिकल नहीं बनता है तो डिप्रेस हो जाते हैं, हमसे नहीं बन रहा है न्यूमेरिकल, मेरा वीक है चैप्टर, ऐसा होने लगता है। इससे न्यूमेरिकल के लिए कंसेप्ट और फॉर्मूला पर उसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कंसेप्ट और फॉर्मूला थ्योरी पढ़ो, न्यूमेरिकल जो है अपने आप जो बन जाएगा। वो फॉर्मूला जो है बेस्ड क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला लगाओ, जो भी डाटा है उसमें पुट करो, निकल जाएगा। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं कहूंगा कि फॉर्मूला और कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान दो। उसके बाद डेरिवेशन सेक्शन, इसमें 2 ही चैप्टर है, तो 2 चैप्टर में एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। इसी 2 चैप्टर से क्या होता है कि डेरिवेशंस पूछा जाता है। तो डेरिवेशंस जितना भी है 3 से 4 डेरिवेशन है फिजिकल केमिस्ट्री, डेरिवेशन अच्छे से कर लो, एक डेरिवेशन एग्जाम में आना ही आना है। उसके बाद एक टॉपिक है बैटरी है, तो बैटरी से भी क्वेश्चन एक इस बार आना है, तो बैटरी वाला पोर्शन अच्छे से कर लो, उससे क्वेश्चन तुम्हारा आना ही आना है। ठीक, तो ये था फिजिकल केमिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक के बारे में। तो इनऑर्गेनिक में मात्र 2 चैप्टर बचा है। 2 चैप्टर में एक हमारे पास में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है और एक हमारे पास में क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अधिकतर अगर पीवाईक्यू और अगर अल्टरनेट ईयर क्वेश्चन को देखा जाए, पीवाईक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा जाए, तो नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता है, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी जो है वीवीटी, सीएफटी, ये सब से क्वेश्चन आता है, और इसका प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है। मतलब ये सेक्शन बच्चा अगर अच्छे से कर ले तो 7 मार्क्स उसका कंफर्म हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक की बात करें तो डी एंड एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान देना है। उसके बाद इसका ट्रेस वगैरह जितना भी है, प्रॉपर्टीज जितना भी है, केमिकल प्रॉपर्टी जितना भी है, उसके बाद 2 कंपाउंड इसमें है, 2 कंपाउंड को पढ़ना है। और इसमें जो है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन और एक्टिनाइट कंट्रैक्शन, ये पोर्शन को अच्छे से करके जाओ। ये पोर्शन अच्छे से करके जाने से ये डी एंड एफ ब्लॉक पूरा कवर हो जाएगा। डी एंड ब्लॉक का मार्क्स का एक भी, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, तो चलो उसके बाद ये इनऑर्गेनिक के बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक में। तो क्या है कि केमिस्ट्री का जो बेस अगर कहा जाए तो ऑर्गेनिक का बेस मतलब ज्यादा वेटेज वाला जो सेक्शन है, वो ज्यादा वेटेज वाला सेक्शन हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो 5 चैप्टर है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है वो उसका जीओसी पार्ट से है और उसके मैकेनिज्म पार्ट से। बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, रिएक्शन को रट के चले जाते हैं, जिससे क्या होता है एग्जाम हॉल में जाके वो भूल जाते हैं। इसलिए क्या चाहिए बच्चे को कि जीओसी वाला पोर्शन, ठीक है ना, और मैकेनिज्म को समझे। मैकेनिज्म को अगर समझ जाते हैं और रिएजेंट अगर कर लेते हैं तो कन्वर्जन उसका अच्छे से बन जाएगा, और कन्वर्जन से 4 या 5 मार्क्स का हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कन्वर्जन के लिए बच्चे को रिएजेंट आना चाहिए। रिएजेंट अच्छे से अगर कमांड हो जाए, अगर ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करना है, रिएजेंट अच्छे से कर लो। रिएजेंट अच्छा से अगर हो जाएगा, सारा का सारा कन्वर्जन बन जाएगा। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी जितने भी कंपाउंड्स है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी जितने भी कंपाउंड है, और खासकर नेम रिएक्शन। इससे 3 क्वेश्चन हर बार पेपर में निश्चित तौर पर आता है। 3 क्वेश्चन हर बार निश्चित तौर पर आता है। तो इसमें 20-22 नेम रिएक्शन है, सभी नेम रिएक्शन को एक इकट्ठे पे कर लो, और कर लेने के बाद उसको सारा कंप्लीट कर लो। उससे तुम्हारा 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम 110% आना ही आना है। ठीक, तो उसके बाद हो गया केमिकल टेस्ट की बात करें तो केमिकल टेस्ट में जितना भी केमिकल टेस्ट है वो सारे केमिकल टेस्ट को एक इकट्ठा करके सभी केमिकल टेस्ट को कर लो, एक क्वेश्चन उससे आएगा ही आएगा। मतलब ये हमारा था केमिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चंस किस तरह से हर साल पूछा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि लॉ सारा कर लो, न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला कंसेप्ट कर लो, डेरिवेशन इसका 2 ही चैप्टर से डेरिवेशन आता है, 2 चैप्टर का डेरिवेशन 3-4 डेरिवेशन कर लो, हो जाएगा। ऑर्गेनिक से क्या क्या करना है, ये 2 चैप्टर इससे आता है। तो ये रहा केमिस्ट्री का डिटेल पूरा। तो ये भूमन्यु जी आपने ये 12th के पोर्शन के बारे में, 12 के पोर्शन को मैंने कहा। अब आप फिजिक्स भी देखते हैं, तो फिजिक्स के बारे में भी कुछ बच्चों को बताएं। तो अगर मैं फिजिक्स के बारे में बात करूं तो फिजिक्स का भी सेम पैटर्न और कॉन्सेप्ट होगा कि जितने भी सिलेबस है, सबसे पहले तो उसका वेटेज और सिलेबस को देखना है कि किस चैप्टर से कितना कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक, तो अगर मैं पीछे से बात करूं तो इसमें क्या है कि सेमीकंडक्टर लास्ट चैप्टर है। तो सेमीकंडक्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है और इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मतलब बहुत कम मेहनत करके 7 मार्क्स कवर किया जा सकता है इसमें। उसके बाद अगर मैं बात करूं एटम्स और न्यूक्लियाई, इससे भी बहुत ज्यादा टॉपिक हट चुका है, मतलब बहुत ही कम सिलेबस इसका बचा है। तो ये एटम्स, न्यूक्लियाई और डुअल नेचर, मतलब कम से पोर्शन में ज्यादा मार्क्स, 12 मार्क्स इससे किया जा सकता है। तो इन तीनों चैप्टर से कम मेहनत करके बच्चे 20 मार्क्स कवर कर सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत इन सभी में नहीं करना है।
ठीक है ना, नहीं करके भी ये 20 मार्क्स कवर कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं ऑप्टिक्स का, तो ऑप्टिक्स जो है वो क्या होता है कि ऑप्टिक्स बच्चे 10th में पढ़े चुके होते हैं, 10th में भी ये थोड़ा सा सिलेबस है। तो ये ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन सभी को मिला करके वो 18 मार्क्स का टॉपिक कवर होता है। इन सभी से 18 मार्क्स आता है। ये पूरा मैग्नेटिक पोर्शन से 17 मार्क्स का है और इलेक्ट्रोस्टैटिक से 16 मार्क्स का है। तो वेटेज के अकॉर्डिंग बच्चे पढ़े कि जिसमें कम मेहनत करके ज्यादा स्कोर किया जा सके, तो कम मेहनत करके ज्यादा स्कोरिंग वाला पर ज्यादा ध्यान दे पहले। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जितना भी इस चैप्टर का लॉ और प्रिंसिपल है, उन सभी लॉ प्रिंसिपल को एक जगह इकट्ठा कर ले, और इकट्ठा करने के बाद सभी लॉ सभी प्रिंसिपल को वो कर ले, अच्छे से कर ले। क्योंकि सभी लॉ प्रिंसिपल को करने के बाद 2 लॉ या 1 लॉ निश्चित तौर पे आना ही आना एग्जाम में। तो लॉ वाला पोर्शन उसका खत्म हो गया, पूरा चैप्टर का सारा लॉ वो आ गया, ठीक। तो उसके बाद मैं डेरिवेशन की बात करूं तो सारा का सारा चैप्टर का जो पीवाईक्यू में मोस्ट रिपीटेड डेरिवेशन है, जैसे कि मैं यहां पर देख सकता हूं मोस्ट रिपीटेड डेरिवेशन है ये, कि हर बार जो है कौन कौन सा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वो डेरिवेशन को सभी डेरिवेशन को जो है वो लिख ले इस तरह से कि इलेक्ट्रिक 4 चैप्टर से 4 डेरिवेशन है, और चारों डेरिवेशन अगर हो गया तो सबको टिक कर दे कि हाँ ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो गया, अल्टरनेट ईयर करके जितना डेरिवेशन है वो सभी को कर ले वो। तो इस तरह से सभी का चार्ट बना करके वो डेरिवेशन वो पोर्शन कर सकते हैं, और सारा डेरिवेशन कर लेने से उसको लेंदी वाला जो क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन है, वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये डेरिवेशन कर लेने से वो हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद अगर डेफिनेशन की बात करूं तो वही सभी चैप्टर्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो सभी डेफिनेशंस को कर ले तो सारा डेफिनेशंस इससे वो कवर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि यूनिट एंड डायमेंशन, तो एमसीक्यू में जैक बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो जैक बोर्ड में एमसीक्यूज में यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन बहुत बार जो है 4 से 5 क्वेश्चन इससे आता है। तो सभी का यूनिट और सभी का डायमेंशन, जैसे डेफिनेशंस करना है, डेफिनेशन से फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला से तो उसका यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग कर सकते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन वाले पोर्शन पे वो अच्छे से ध्यान दे। उसके बाद जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए वो थ्योरी वाले पोर्शन को अच्छे से पढ़े। थ्योरी वाले पोर्शन पढ़ने से उसका जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा। और इन सभी का अगर समरी की बात करें तो समरी को करने के लिए वो माइंड मैप को कर सकते हैं। अब मैं माइंड मैप की अगर बात करूं तो माइंड मैप से बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे मैं एक माइंड मैप का एग्जांपल देकर बताता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का माइंड मैप है। जैसे माइंड मैप में क्या होता है कि सभी टॉपिक का छोटा छोटा टर्म्स उसका फॉर्मूला और उसका कंसेप्ट दिया हुआ रहता है। तो इस तरह से सब बच्चे अगर जितने भी चैप्टर्स है सभी चैप्टर्स का माइंड मैप को अगर अच्छे से कर लेंगे तो माइंड मैप से बहुत बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? पहला तो एमसीक्यूज जितना भी है वो सारा एमसीक्यूज इसी से माइंड मैप से कवर हो सकता है। जैसे फॉर्मूला पूछ दिया कि किसका ये फॉर्मूला है, ठीक, तो इसको डिक्रीज करने के बाद इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी वाला क्वेश्चन, प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, इसको घटाएंगे तो इसमें क्या चेंजेस आएगा, ये सब जितना भी क्वेश्चन है वो सब सारा क्वेश्चन माइंड मैप से कवर कर सकते हैं। तो ये माइंड मैप से ये सब हो जाएगा, एमसीक्यूज कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट में जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है, ये सब सारा न्यूमेरिकल के पोर्शन से फॉर्मूला अगर उसको याद रहेगा माइंड मैप से तो सारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन वो कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से माइंड मैप वो बहुत हेल्पफुल करेगा बच्चे को। तो मैं कहूंगा कि माइंड मैप को ज्यादा ध्यान दे, उससे न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, कंसेप्ट होगा, फॉर्मूला होगा और शॉर्ट टाइम में अच्छा से अच्छा रिवीजन वो माइंड मैप से वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भूमन्यु जी। और इसके बाद कुछ और? इसके बाद जो है बच्चे क्या है कि अभी जो है एक और भी हाल ही में मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक उड़ान, ठीक है ना, तैयारी उड़ान की एक प्रोजेक्ट परख के तहत जो है एक सैंपल पेपर रिलीज की है। तो बच्चे इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जैक बोर्ड के लिए। हालांकि सीबीएसई का भी प्रोजेक्ट परख के द्वारा जो है सैंपल रिलीज किया गया है, तो बच्चे इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5-6 सैंपल दिया हुआ है, तो ये करने से बहुत ज्यादा हेल्प होगा बच्चे को। बहुत ही कम समय में आपने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से स्लाइड्स बना करके टॉपिक वाइज क्या क्या कैसे कैसे वो एकदम सीक्वेंस के साथ इन्होंने बनाया है। और इसको बनाने में जब इन्होंने इतनी मेहनत की है तो आपको तो परीक्षा देनी है। बिल्कुल आप अगर इनकी बातों पर ध्यान देंगे और इस पर अमल करेंगे तो ज़रूर ही मैं यह मानता हूँ कि आपका परिणाम 80% से अधिक आएगा। ये दावा मेरा और भूमन्यु जी का है। आप इस पर जरूर ध्यान दें। और भूमन्यु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बच्चों को निर्देशित किया। ये तो आपने 12th की बताई, मैं चाहूँगा कि 10th वाले बच्चों को भी थोड़ा गाइड करें आप अपने तरफ से। तो एग्ज़ाम का तैयारी करने का पैटर्न तो
दोनों का सेम ही रहता है। अब 10th की अगर मैं बात करूं तो 10th में भी सेम पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो का पोर्शन इसमें रहता है। तो क्या है कि केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस वाला जो क्वेश्चन है और एक्टिविटीज वाला जितना भी क्वेश्चन है, जैसे एनसीईआरटी बुक में मैं देखूं तो एक्टिविटीज का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो एक्टिविटीज से, डायग्राम से क्वेश्चन वो आते हैं उससे। और हालांकि 10th में तो डेरिवेशंस वगैरह बहुत ही कम है, 1-2 डेरिवेशंस है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह करीब करीब है। तो डेरिवेशन वाला पोर्शन वो करके अच्छे से जाए, क्योंकि उससे न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए वो जो है वो फॉर्मूलाज क्वेश्चन वगैरह करके जाएं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें, अल्टरनेट ईयर का जितना भी क्वेश्चन है वो करें। उसके बाद मॉक टेस्ट जरूर से जरूर लगाएं। बच्चे मॉक टेस्ट से बहुत ही डरते हैं। तो क्या होता है कि मॉक टेस्ट से सबसे पहले तो टाइम का मैनेजमेंट होता है। बहुत सारा ऐसा भी होता है कि बच्चे को पता भी है लेकिन वो एग्जाम हॉल में जाकर लिख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है कि किस पोर्शन को कितना समय देना है, एमसीक्यूज को कितना टाइम देना है, लॉन्ग वाले क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, शॉर्ट वाले को कितना टाइम देना है। तो उसको वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाने की वजह से वो एग्जाम में जाना वो क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। इसलिए बच्चे को अभी का जो समय है उसमें मॉक ज्यादा से ज्यादा लगाएं। तो ये 10th बच्चे इसको भी फॉलो कर सकते हैं कि सारा लॉ को इकट्ठा करके पढ़ें, न्यूमेरिकल को इकट्ठा करके सभी को पढ़ें, ठीक है। एमसीक्यूज को जो है वो प्रैक्टिस करें, और साथ ही साथ वो एआई का भी हेल्प ले सकते हैं। आज एआई का जो है चल रहा है, तो एआई का भी हेल्प ले सकते हैं। चैट जीटीपी में जाकर के आप जो है वो न्यूमेरिकल का एमसीक्यू का क्वेश्चन वगैरह निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बच्चे इस तरह से करें तो निश्चित तौर पर 90+ जो स्कोर वो कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, ये आपने सही बात कहा। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा भी दे रहे हैं। चैट जीपीटी की बात की, आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट, तीसरा चीज़ मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, आ सकते हैं, और इनसे किसी भी प्रकार के सवाल को आप कर सकते हैं, इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने सहयोगी पुनीत शर्मा के साथ रामचंद्र झा, भुवन्यु सौरभ, न्यूज़ लाइन के लिए नमस्कार।